हम 75 बिलियन डॉलर का सालाना गोल्ड इंपोर्ट करते हैं। दुनिया में दूसरे ऐसे देश हैं चाइना के बाद जिसकी डोमेस्टिक गोल्ड डिमांड इतनी ज्यादा है। तो सोचिए, एक तरफ तो हमारे तेल के बिल महंगे हो गए, जबकि हमारा गोल्ड परचेज पहले भी चल रहा था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कोई गोल्ड नहीं आता, लेकिन यहां पर हमारे बिल ज्यादा बनने लग गए। ऐसे समझिए, आपके घर में पिताजी के पास 100 रुपए रखे थे, लेकिन पिताजी ने क्या किया कि अब आपके एक पर्टिकुलर पढ़ाई पर ज्यादा पैसा खर्च कर दिया। तो उन्होंने घर के और सदस्यों से यह कह दिया कि सुनो यार, इस बार घूमने नहीं चलेंगे, सुनो तुम्हें इस बार दिवाली पर ज्वेलरी नहीं दिलाएंगे, सुनो तुम्हारे लिए मिठाई कम लाएंगे। इस तरह से व्यवस्थाएं कर दी गई। स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आ रहा तेल हमारी आवश्यकता था, हमारी बेसिक नीड थी। अगर वो नहीं आया, गैस सिलेंडर के चूल्हे नहीं जलेंगे, सारी दिक्कतें हो जाएंगी, बहुत सारी कियोस्क क्रिएट हो जाएगा। तो जो लोग खरीद सकते थे, भाई गैस एलपीजी मंगानी है, पेट्रोल डीजल चलाना है ताकि अर्थव्यवस्था चले, तो उसको खरीदने के लिए हम महंगा पेमेंट भी करके अपनी जरूरतें पूरी करते रहें, तो हमारे फॉरेक्स रिजर्व को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यह सरकार ने तेल खरीदने के लिए किया एक अल्टरनेट है। आप कहेंगे अभी क्या दिक्कत आ रही है? सोचो, खुद मंत्री जी कह रहे हैं कि 1000 करोड़ रुपए का सालाना हमारी डेली हमारी कंपनीज को नुकसान हो रहा है। मतलब समझिए कि हमारे तेल इंपोर्ट के जो बिल है ना, वो बढ़ते जा रहे हैं। और तो और हम लोग खाऊ इतने ज्यादा हो चुके हैं, फूडी इतने ज्यादा हो चुके हैं कि हम खाने का तेल भी इंपोर्ट कर रहे हैं। सोचिए, भारत कृषि प्रधान देश है, उसके बावजूद हम तेल खाने का मंगा रहे हैं। 18.3 बिलियन डॉलर का हम खाने का तेल मंगा रहे हैं, और इन सबके लिए हम डॉलर खर्च कर रहे हैं। इंडिया की करेंसी कोई नहीं ले रहा है और सबके लिए पैसा खर्च हो रहा है। खर्च हो रहा है, आप कहेंगे पहले भी तो होता होगा। बिल्कुल, अभी चूंकि खर्चा आपका कोचिंग का बढ़ गया है, बिल्कुल वैसे हुआ ना, पापा पढ़ाते थे, कोचिंग का खर्चा बढ़ गया। अब यहां पर आपका तेल महंगा हो गया, तेल महंगा हो गया तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व घटने लगा। कितना घट गया? सोचो, हमारा फॉरेक्स रिजर्व, मई की खबर है, 8 बिलियन डॉलर। तो मई के अंदर आपने इस खबर सुन ली। अभी अगर आप डेटा को पकड़ें तो करंट अकाउंट डेफिसिट लगातार, यानी कि हमारे पास में इंपोर्ट के जो खर्चे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते 728.4 बिलियन डॉलर का हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व था फरवरी में, वो मई में 690 बिलियन डॉलर का रह गया। मतलब हमारा 38 बिलियन डॉलर साफ हो गया। 38 बिलियन डॉलर साफ हो गया। देश जो कि दुनिया के अंदर टॉप 5 कंट्रीज में आता है, जिसके पास विदेशी मुद्रा भंडार खूब सारा हो, उसका 40, मतलब सोचिए यार, बड़ा नंबर है 40 बिलियन डॉलर। लगभग 10% का मामला साफ हो जाए, 10 नहीं तो 5% का मामला साफ हो जाए, तो ये बड़ा नंबर कहलाता है। बड़ी भारत जैसी अर्थव्यवस्था के लिए विदेशी मुद्रा का होना जरूरी है, अदरवाइज दुनिया फिर हमारे साथ अलग लेवल पर बार्गेनिंग करेगी कि जब पैसा ही नहीं दे पाओगे डॉलर, तो तेल क्यों दें? तो जरूरी चीजें ही नहीं मिलेंगी तो अर्थव्यवस्था वैसे ठप बन जाएगी। चाहते ही लोग ये हैं कि इनको फेल मार दो। इस पूरी कहानी में जो हमारी विदेशी मुद्रा भंडार है, उसमें रुपए, जो विदेशी करेंसी है, उसमें डॉलर का बड़ा रोल है। वो 551.8 बिलियन डॉलर हम लोग रखते हैं। तो अब समझो, आप कच्चा तेल खरीद रहे हो, फर्टिलाइजर खरीद रहे हो, कुछ भी खरीद रहे हो जो विदेश से आ रहा है, डॉलर में पैसा जा रहा है। यह आपके सामने मेजर मैंने सीरीज बता दी कि लोग पैसा भारत का कैसे बाहर भेजते हैं। ठीक है, इस वजह से सरकार ने कहा कि भाई आप लोग गोल्ड को रोको, ताकि आप लोगों को मैं तेल खरीद के ला सकूं जो बचा हुआ फॉरेक्स रिजर्व है। तो यहां पर कंसेप्ट निकालना, रुपये से कोई लेना देना नहीं है। रुपया डॉलर में कन्वर्ट होता है, फिर बाहर जाता है, और उस डॉलर को आपको बाजार से खरीदना पड़ता है। यही कारण है कि डॉलर का भाव 95 रुपए तक चला गया, यानी कि आपको 95 रुपए देकर के डॉलर बाजार से खरीदना पड़ रहा है। यह है अमेरिका की सुप्रीमेसी। आप कहेंगे सर हम बगावत क्यों नहीं कर देते? कारण यह है कि आपका रुपया उस दूसरे देश में नहीं चलता, उस देश की करेंसी नहीं है। क्या बात कर रहे हो सर, डॉलर है क्या उस देश की करेंसी? अरे नहीं साहब, लेकिन उस देश को पता है कि उस डॉलर से वो दुनिया भर के किसी और देश से सामान खरीद सकता है। यही तो पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट था। अमेरिका ने सऊदी के साथ, ओपेक कंट्रीज के साथ यही तो किया था कि तेल तो बेचो लेकिन डॉलर में बेचना, ताकि तुम्हारे पास जब डॉलर आए तो तुम किसी को डॉलर दे पाओ। डॉलर घूमते रहना चाहिए। आज विश्व के 80% ट्रेड सीधे डॉलर में होते हैं। यही अमेरिका का वर्चस्व है, समझे? तो अब यहां से आगे बढ़ते हैं। अब कहानी सुनो। हम सब ने इस दौरान क्या किया कि सोचा गोल्ड का भाव बढ़ रहा है, चलो निवेश करते हैं। लेकिन हुआ यह कि गोल्ड महंगा होता जा रहा था। क्यों? क्योंकि डॉलर मजबूत हो रहा था, रुपया गिर रहा था। तो हमें दो ही मार पड़ रही थी। दुनिया तो सेफ रिजर्व के नाम पर गोल्ड में पैसा डाल रही थी, और उधर डॉलर मजबूत हो रहा था। दोनों ही स्थिति में हमारा नुकसान हो रहा था। भारत ने 6 साल में 2.5 गुना गोल्ड इंपोर्ट बढ़ा दिया। इंपोर्ट के आंकड़े सुनकर लगा कि दुनिया के भारतीयों के पास पैसा बहुत ज्यादा आ गया। वैल्यू बढ़कर के 72 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई साल की। लेकिन मात्रा में इजाफा नहीं हुआ। ध्यान से समझिए, पैसा जो आप पहले इन्वेस्ट कर रहे थे, सोचिए ना, $76,617
$99 पर केजी का भाव था पिछले साल, आज वो $99,825 पर केजी है। भाव के अंदर सीधा 25% इजाफा हो गया, यानी कि 100 रुपए में भी 1 किलो आ रहा है और पहले 75 रुपए में 1 किलो आ रहा था। यानी कि ये जो आप अचानक इजाफा देख रहे हैं, खर्च तो बढ़ गया, वस्तु कम आ रही है हमारे पास। तो डॉलर हमारे लिए नुकसान, गोल्ड हमारे लिए नुकसान का सौदा, हमारे लिए मतलब भारत के लिए नुकसान का सौदा क्यों हो रहा था? क्योंकि अनसर्टेनिटी थी। मिडिल ईस्ट में जो हालात थे, सब लोगों को लगता था भाई सुनो, मिडिल ईस्ट के अंदर हालात खराब है, सेफ्टी के लिए डॉलर गोल्ड खरीद लो, गोल्ड नहीं तो डॉलर खरीद लो। डॉलर में लोगों ने इन्वेस्ट किया और गोल्ड में इन्वेस्ट किया, इससे चलते आपके गोल्ड और डॉलर का संबंध बन गया। अर्थव्यवस्था पर क्या असर हो गया साहब? अर्थव्यवस्था पर असर यह हो गया कि रुपया गिर गया डॉलर के सामने, क्योंकि अब हमको डॉलर भी खरीदना पड़ता है ताकि हम पेमेंट कर सके, और उसके लिए जब हम डॉलर खरीदते हैं तो हमको गोल्ड देना पड़ता है। साहब ये गोल्ड ले लो और हमें डॉलर दे दो। डॉलर खरीदने के लिए भी गोल्ड आपको देना पड़ता है। अब समझ में आया? फिर सवाल बना, चलो ये तो चिंता की बात हो गई, मेरे पास तो अभी भी पैसा है, मैं क्या करूं? तो सोचो, आपके इसी दौर में कुछ समझदार लोगों ने एक हेडलाइन बाहर आती है, और वो क्या है? गोल्ड और सिल्वर के एक्सचेंज ट्रेडेड जो फंड है ना, आज की खबर है, उसमें 6% का इजाफा हुआ है, लोगों ने उसमें इन्वेस्ट मार दिया। कैसे मार दिया? बोले सर ईटीएफ के भाव भी तो बढ़े होंगे। बाय द वे, ईटीएफ क्या होते हैं? मतलब स्टॉक मार्केट के अंदर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। कुछ एएमसीज ने फंड बनाए, मतलब म्यूचुअल फंड हाउसेज ने फंड बनाए, और जब वो फंड बनकर आए उससे गोल्ड परचेज किया गया, और वो गोल्ड अब स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होता है। इसका फायदा क्या होता है? इसमें ना कोई मेकिंग चार्ज लग रहा होता है, ना कोई जीएसटी लग रही होती है, ना कोई आपकी इंपोर्ट ड्यूटी लग रही होती है, सब सीधा ट्रेडेड फंड से शुरू हो रहा होता है। आपके दिमाग में फिर प्रश्न आएगा, लेकिन सर ईटीएफ आर बैक्ड बाय फिजिकल गोल्ड, आपने यही तो कहा है। बिल्कुल सही कहा है। कहानी क्या होती है ना, ईटीएफ के अंदर जब ट्रेड हो रहा होता है तो जो देश में प्रेजेंट गोल्ड है ना, कई बैंकों में गोल्ड प्रेजेंट है, आरबीआई में गोल्ड प्रेजेंट है, आरबीआई जब एसएलआर के थ्रू गोल्ड को खेलती है, उस गोल्ड के ऊपर ज्यादा डोमेस्टिक एक्सचेंज हो रहा होता है, हमको बाहर से नहीं मंगाना पड़ता। ऐसे समझो, अगर आपने फिजिकल गोल्ड की डिमांड रेज करी तो दुकान वाले को मजबूरी है कि आपको गोल्ड का बना आभूषण देगा। ईटीएफ में जब आप पैसा लगाते हो ना, तो ईटीएफ में लगा हुआ एएमसी का पैसा वो आपके किसी बैंक में रखे हुए, आरबीआई में रखे हुए गोल्ड के अगेंस्ट चला जाता है कि हां भाई इतना गोल्ड हो गया, चलो भाई इस एएमसी को इतना गोल्ड हमने अपॉइंट कर दिया है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि इंपोर्ट करना पड़े, बस बैंक का अलॉटमेंट सिस्टम चल रहा होता है। क्या लास्ट में भी यही होता है? नहीं, लास्ट में जरूरत पड़ती है कि भाई अब रिजर्व सेट नहीं हो रहा, तब फिर बाहर से इंपोर्ट गोल्ड करना पड़ सकता है, लेकिन डायरेक्ट इंपैक्ट ईटीएफ पर नहीं आता, जिसकी वजह से यह सारा सिस्टम बना। मतलब डॉलर आउटफ्लो हो, इंपोर्ट बिल का बढ़ना हो, करंट अकाउंट डेफिसिट हो, ये सारी परेशानियों में एक लेवल बाद में असर डालता है ईटीएफ। इसलिए लोगों ने विकल्प में ईटीएफ का चुनाव कर लिया, क्योंकि इसके अंदर अगर आप फिजिकल गोल्ड खरीदने भागते हो तो भाई साहब डोमेस्टिक गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है, फिजिकल गोल्ड तुरंत बढ़ जा रहा है। क्यों? मेकिंग चार्ज लग रहा है, ज्वेलरी वाला अपना कट निकाल रहा है, उसको भी दुकान चलानी है, सारी चीजें आपके साथ लग रही है, जीएसटी लग रही है, इंपोर्ट सब लग रहा है, तो लोगों ने ईटीएफ को चुना। और यही कारण है कि गोल्ड ईटीएफ 5 से 6% इंक्रीज मान गया। लोगों ने इसको अपने लिए एक ऐसा ऑप्शन सोच लिया कि गोल्ड ही तो खरीद रहा हूं, ईटीएफ है क्या? आप जो पैसा लगा रहे हो उसकी जगह उस कंपनी ने, ईटीएफ फंड हाउस ने अपने उस पैसे से गोल्ड खरीद लिया, लेकिन विदेशों की जगह डोमेस्टिक रूप से प्रेजेंट। आप कहेंगे मुझे दे देते वो पैसा, वो गोल्ड तो नहीं, वो सरकार कर नहीं सकती। बैंकों के पास रखा गोल्ड, आरबीआई के पास रखा गोल्ड, वो डोमेस्टिक पर्पज के लिए नहीं दिया जा सकता। तो ये ईटीएफ में एक लेवल है जिसका इस्तेमाल बाजार के लोग कर रहे हैं। इस चलते लोगों ने अपना धन कहां लगाना शुरू कर दिया? ईटीएफ के अंदर लगाना शुरू कर दिया। इस पूरी कहानी में जब भी आप ड्यूटी बढ़ाते हो तो बाईपास होना शुरू हो जाता है, स्मगलिंग बढ़ने लगती है। आप बहुत सारे एयरपोर्ट पर अब आए दिन एक खबर सुनने लगेंगे कि साहब इतने गोल्ड के साथ किसी को पकड़ा। लोग अब गोल्ड को छुपा छुपा कर लाने लगेंगे। सोचो 2013-14 के अंदर 245 करोड़ रुपए का स्मगल्ड गोल्ड पकड़ा गया था। 2014 के अंदर देख रहे हैं आप, उस समय सरकार की बढ़ी हुई ड्यूटियों के चलते गोल्ड की स्मगलिंग होती थी। पुरानी फिल्में मुंबई की नहीं देखते जिसमें गोल्ड का ही इंपोर्ट होता था, मतलब स्मगलिंग होती थी, और सरकार से झगड़ के, टैक्स अधिकारियों से झगड़ के, कस्टम अधिकारियों से बचकर देश में गोल्ड घुसाया जाता था। तो यह भी कालाबाजारी का डर सरकार को एनी टाइम बना रहता है। खैर, फिलहाल के लिए चूंकि भारत की सबसे बड़ी जो मेजर जिम्मेदारी है वो क्या है कि भारत चाहता है कि हमारे पास में फॉरेक्स रिजर्व बचा रहे ताकि देश की बुनियादी आवश्यकताएं पूरी होती रहें। लेकिन हां, आप लोग अपनी तरफ से जैसा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अवश्य करें। सरकार ने आपको ऑप्शन दिया है कि आप ऐसा ना करें। सरकार की बातों को आप कितना मानते हैं ये आपके ऊपर है।